नमस्ते बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम फिर से लेके आ गए हैं कक्षा 7 के बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के ये हमारी दुनिया बुक का तीसरा अध्याय है। इस तीसरे अध्याय में हम लोग आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ, क्या है आंतरिक बल और क्या है भू आकृतियाँ, किसको कहते हैं भू और किसको कहते हैं आकृतियाँ, और क्या होता है आंतरिक बल, इन सबको समझेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो जब आप वॉच करेंगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले हमको जानना है कि ये आंतरिक बल क्या है और भू आकृतियाँ क्या है। हमारी जो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर आप देखते हैं कि कहीं पहाड़ है तो कहीं समतल भूमि है तो कहीं ऊंचा नीचा भूमि है। ये जो अलग अलग तरह की आकृति बनती है, यानी आकृति, हमारा भी आकृति है, आपका भी आकृति है, ये जो पुस्तक है इसका भी आकृति है, घर है इसका भी आकृति है। मतलब आकृति का मतलब क्या हो गया कि उसकी संरचना, बनावट कैसा है। तो पृथ्वी, भू का मतलब हो गया पृथ्वी, तो भू आकृति मतलब पृथ्वी का जो बनावट है वो कैसा है, कैसे बन रहा है, किससे प्रभावित होता है और बनता है। तो आंतरिक बल से। आंतरिक बल किसको कहते हैं? अंदर की ऊर्जा, अंदर से जो कुछ बल मिलता है उसको कहते हैं आंतरिक बल। तो पृथ्वी के अंदर भी कुछ बल कार्य करते हैं जिससे पृथ्वी के ऊपरी सतह में परिवर्तन होता है। कहीं पहाड़ हो जाता है और कहीं पे समतल मैदान बन जाता है तो कहीं पे झील बन जाता है। तो कैसे बनता है, उसका क्या रीजन है, वो आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, सीखेंगे। लेकिन आंतरिक बल का मतलब आप समझ गए होंगे कि पृथ्वी के अंदर की जो शक्ति है। भू मतलब पृथ्वी है और आकृति मतलब किसी भी चीज का जो बनावट है वो उसका आकृति है। ये पेन है तो इसकी ये आकृति है, ये बुक है तो ये इसकी आकृति है, आदमी की आकृति है, मोबाइल फोन की आकृति है, मोटरसाइकिल की आकृति है। तो जो भी आकृति है वो कैसे बन रहा है, भू की आकृति कैसे बन रहा है, वो उसके आंतरिक बल से। एक आंतरिक बल होता है और दूसरा बाह्य बल होता है। तो बाह्य बल के कारण भी पृथ्वी के ऊपरी भाग में कुछ परिवर्तन होते हैं। तो कैसे होते हैं उसको देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग में क्या दिया हुआ है कि आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियां। तो आंतरिक बल से जो भू आकृति मतलब भूमि का जो निर्माण होता है, ऊंचा नीचा जो ये बनता है, पहाड़ और पठार और मैदान जो तैयार होता है, तो उसमें अंदर की शक्ति जो है किस तरह से एक्टिव होता है इसको जानेंगे। क्या है कि शंभू शाम में पढ़ाई कर रहा था, उसने स्वयं को हिलते पाया। शंभू क्या कर रहा था? पढ़ाई कर रहा था और उसने स्वयं मतलब अपने आप को हिलते पाया। अचानक मोबाइल की घंटी से उसकी तंद्रा टूटी। तंद्रा का मतलब क्या हुआ? वो मग्न था पढ़ाई करने में, वो तो मग्न था पढ़ाई करने में। जैसे फोन की घंटी बची तो उसका ध्यान वहां से टूटा। फोन उसके मित्र का था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्पीकर ऑन कर हेलो कहा। दूसरी तरफ से आवाज आई, पटना में भूकंप आया है। क्या आवाज आई? पटना में भूकंप आया है। सारे लोग अपने घर से बाहर निकल गए। तुम लोग कैसे हो? किसने कहा? उसके दोस्त ने कहा कि पटना में भूकंप आया है, सारे लोग घर से बाहर निकल गए हैं, तुम लोग कैसे हो? उसके मित्र ने कहा टीवी पर भी खबर आ रही है। शंभू ने उठकर टीवी खोला। उसमें खबर आ रही थी बिहार के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे घर से बाहर निकलें। शंभू भी मां बहन को लेकर घर से बाहर निकला। बाहर भी कई लोग निकलकर चर्चा कर रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप का झटका आया और उन्हें महसूस हुआ जैसे वे नाव पर सवार हों
इन दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। जब ये फोन आया और टीवी पर उसने भी समाचार देखा, तो जब वो अपनी माँ बहनों को लेके, कौन, शंभू अपनी माँ बहनों को लेके बाहर निकला, तो वहाँ कुछ लोग ये कह रहे थे कि हाँ, अभी अभी हमको भी भूकंप के झटके महसूस हुए और मुझे लग रहा था कि हम लोग नाव पे सवार हैं। नाव पे सवार हैं कहने का मतलब हम इधर से इधर हिल रहे थे, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा था कि हम हिल रहे हैं। अब ये जो इसके अंदर दिया हुआ है, इसको पढ़ना, जानना और आपको इसको याद रखना बहुत मस्त है। क्या है? भूपरपट्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती हैं, जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील रहती हैं, जिनसे द्वीपों, महाद्वीपों और महासागरों का निर्माण होता है। भू मतलब तो आप समझ लिए कि ये भूमि, ये पृथ्वी। परपट्टी, उसमें एक के बाद एक लेयर बना हुआ है, जिसको परपट्टी बोला जाता है। ये क्या होता है? ये छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती हैं। छोटी भी होती हैं, बड़ी बड़ी भी होती हैं, मगर कठोर होती हैं, जिन्हें प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें गतिशील रहती हैं, मतलब चलती रहती हैं। जिस तरह हमारी पृथ्वी घूमती है, उसी तरह पृथ्वी के अंदर जो प्लेट बनी हुई है, वो प्लेटें भी एक जगह से दूसरे जगह खिसकती रहती हैं और उस जगह पे दूसरा प्लेट आते रहता है। इस प्रक्रिया से क्या होता है? कभी कहीं पे द्वीप बन जाता है, कभी कहीं पे महाद्वीप बन जाता है, तो कभी कहीं पे महासागर का निर्माण हो जाता है। अगले दिन के अखबार में भूकंप से जुड़ी खबरों की भरमार थी। बाहर में भी जितना मुंह उतनी बात, मतलब जितने लोग हैं उतने तरह तरह की बातें हो रही थी। कुछ लोग घर छोड़कर बाहर ठहर गए थे। उन्हें इस बात का संदेह था कि आज फिर भूकंप आने वाला है। लोग रात में डर से सो नहीं पाए थे। प्रशासन ने भूवैज्ञानिकों को बुलवाया। भूवैज्ञानिक किसको कहते हैं? जो विज्ञान भू को पढ़ने में मदद करे, वो भूविज्ञान हो गया। और वैज्ञानिक यानी जो आदमी भूमि के, इस पृथ्वी के बारे में पढ़ाई करते हैं, उनको भूवैज्ञानिक कहा गया। तो भूवैज्ञानिक को बुलाया गया। उन्होंने कई जगहों पर कुछ उपकरण लगाए। रात में उन्होंने चर्चा का आयोजन किया। उन्होंने लोगों को बताया भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है। वैज्ञानिकों ने क्या कहा? भूकंप का पूर्वानुमान संभव नहीं है। पूर्वानुमान का मतलब होता है पूर्व में अनुमान करना। पूर्व मतलब पहले अनुमान कर लेना कि क्या होने वाला है। जैसे हम बारिश के बारे में, बरसात के बारे में हम ये अनुमान कर लेते हैं कि बरसात होने की संभावना है, बादल छाए रहने की संभावना है, ठंड बढ़ने की संभावना है, समुद्र में ऊंची लहरें उठने की संभावना है। लेकिन भूकंप के बारे में हम पूर्वानुमान यानी पूर्व में पहले से हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि भूकंप आना है। अतएव भूकंप आने की आशंका एवं अफवाह से दूर रहें। इसलिए अगर कोई कहता है कि भूकंप आने वाला है, तो वो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी यंत्र नहीं बना है जो भूकंप को आने से पहले आपको सूचित कर दे कि भूकंप इतने समय में आने वाला है। लेकिन आपको बारिश आने की संभावना पहले से बता दिया जाता है कि इतने तारीख से इतने तारीख तक बारिश आएगी, इतनी तेज हवाएं चलेंगी। लेकिन भूकंप के बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। पत्रकारों ने पूछा, महाशय आखिर भूकंप क्यों आते हैं? भूवैज्ञानिक से कुछ पत्रकारों ने पूछा कि आखिर ये भूकंप आते क्यों हैं? भूवैज्ञानिक महोदय ने बताया, देखिए, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों से विभाजित है। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है? प्लेटों से विभाजित है। छोटे छोटे और बड़े बड़े ठोस प्लेटों से विभाजित है और वो गतिमान रहते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था। जो हमेशा गतिमान रहती है, उस गति के कारण कुछ प्लेटें एक दूसरे के पास आती हैं तो कुछ एक दूसरे से दूर जाती हैं।
कुछ प्लेट पास आती हैं तो कुछ प्लेट दूर जाती हैं और कुछ साथ साथ रहती हैं, जिसके कारण आपस में टकराहट होती है और कंपन शुरू होता है। जब दो प्लेटें चलती हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों आपस में जाके टकरा जाती हैं। टकरा जाने से कंपन होता है और वो कंपन ही भूकंप कहलाता है। उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। उसके प्रभाव से कई भूभाग धंस जाते हैं तो कई ऊपर उठ जाते हैं। ऐसी घटनाएं यदि मानव बसाव वाले क्षेत्रों में होती हैं तो अत्यंत विनाशकारी होती है। अब आप समझिए कि ये दो प्लेटें हैं, ये प्लेटें इधर से इधर आ रही हैं और ये प्लेटें इधर से इधर जा रही हैं और इत्तेफाक से ये एक दूसरे में टकरा के ये ऊपर चढ़ गई। तो जैसे ये टकराई उस समय बहुत जोर का झटका लगा और ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। तो ये वाला भाग जो पृथ्वी का ऊपरी भाग था, सियाल का जो ऊपरी भाग है, ये ऊंचा उठ गया, ये वाला भाग नीचे दब गया। ये घटनाएं होती रहती हैं। उसी से संबंधित ये संरचना बनाई हुई है। ये प्लेटों को दर्शाया गया है। ये अधिकेंद्र है, जहां से भूकंप होता है उसके ठीक सामने पृथ्वी वाले भूभाग को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। भूकंप का केंद्र कहाँ है? ये है उद्गम केंद्र। जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये उद्गम केंद्र है और यहाँ से तरंगें बाहर की ओर निकलती हैं और ये जो बाहर की ओर निकल रही तरंगें हैं, यही हमको भूकंप के झटके महसूस कराते हैं। भूवैज्ञानिकों ने आगे बताया कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता एवं उसकी उपस्थिति का स्थान पता कर सकते हैं। भूवैज्ञानिकों ने क्या बताया कि कुछ ऐसे यंत्र हैं जिससे हम भूकंप की तीव्रता और उसके स्थान का पता लगा लेते हैं कि कहाँ से उसका उद्गम स्थान था और उसकी तीव्रता क्या थी, वो कितने गति से बाहर की ओर बल लगा रहा था। ये तो पृथ्वी के अंदर ये सीमा में ये भूकंप का केंद्र है, लेकिन ये जो सियाल की ओर इसने अपना बल लगाया तो वो बल किस गति से आ रहा था ये बताने का यंत्र है। और ये कहाँ से सीमा में प्रवेश किया, नीफे से सीमा में कहाँ पे प्रवेश किया, ये भी बताने का यंत्र है। अब देखिए, जनवरी 1934 में दरभंगा बिहार में, दिसंबर 1933 में महाराष्ट्र के लातूर में, जनवरी 2001 में कच्छ एवं भुज गुजरात में भूकंप के भयंकर झटके महसूस हुए, जिससे जान माल की व्यापक क्षति हुई। कब हुआ था? 1934 में। कहाँ हुआ? दरभंगा बिहार में। 1933 महाराष्ट्र के लातूर में। और जनवरी 2011 में कहाँ हुआ था? कच्छ और भुज गुजरात में। 26 जनवरी के दिन ही हुआ था। बच्चे परेड में थे और उसी समय भूकंप आया था और परेड में ही बच्चे और शिक्षक ये सभी गली में ही दब गए थे। पत्रकार ने पूछा, महोदय, क्या हम इससे होने वाले नुकसान को नहीं रोक सकते? क्या आप जानते हैं 11 मार्च 2011 को जापान के उत्तर पूर्वी तट पर भयंकर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। ये आपको याद करने के लिए पट्टी में दिया हुआ है। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफी से मापते हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए जो यंत्र है उसका नाम क्या हो गया? सिस्मोग्राफी। रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई हो गई। क्या हो गया? रिएक्टर पैमाना भूकंप की तीव्रता को मापने का यंत्र हो गया, उसकी इकाई होगी और यंत्र क्या हो गया? सिस्मोग्राफ। अब जो आप ये नक्शा देख पा रहे हैं, ये नक्शा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्रॉस कॉलम बना हुआ है, इसमें डॉट 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 लगे हुए हैं, कुछ पैरेलल कॉलम हैं। ये क्या है? इसी नक्शे में यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कच्छ का एरिया है और ये पूर्वी भाग है। तो यहाँ पे
कलर किया हुआ है, यहाँ पे कलर किया हुआ है, कुछ कुछ कलर आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो उसको सांकेतिक रूप में यहाँ लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि ये जो कलर किया गया है ये अत्यधिक जोखिम वाले क्षेत्र, यानी यहाँ पे भूकंप अधिक आने की संभावना है। ये जो क्रॉस कॉलम किया गया है ये क्या है, अधिक जोखिम वाले, यानी इससे थोड़ा सा कम। उसके बाद जो ये पैरेलल वाला है इसमें क्या है, इसमें है मध्यम जोखिम वाले क्षेत्र, और डॉट डॉट वाले हैं कम जोखिम वाले क्षेत्र। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन मैप को देख के, इन मानचित्र को देख के, भारत के मानचित्र को देख के आप भूकंप की तीव्रता वाले क्षेत्र को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए कि वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, हम भूकंप को रोक तो नहीं सकते, लेकिन इसके प्रति जागरूकता पैदा कर इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। पत्रकारों ने पूछा, क्या भूकंप का प्रभाव सभी जगह एक ही तरह का होता है? वैज्ञानिकों ने बताया, नहीं, ऐसा नहीं है। भूकंप प्रपट्टी के नीचे का वह स्थान जहां कंपन शुरू होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंग के रूप में चलती है, जिसका तीव्रता दूरी बढ़ने के साथ ही कम होती जाती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक कंपन होता है और वहां सर्वाधिक क्षति होती है। कहाँ? जहां भूकंप का अधिकतम केंद्र है वो वहां अधिक नुकसान करता है। पत्रकारों ने पूछा, भूकंप आने पर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें घबराना नहीं चाहिए। मजबूत मेज, टेबल जिसको कहते हैं, लकड़ी वाला टेबल या फिर पलंग, लकड़ी वाला जो पलंग होता है, या चौकी जिसपे आप सोते हैं, के नीचे छुप जाना चाहिए। आग वाले सामान, चिमनी, कमजोर छत या कमजोर दीवार से दूर हट जाएं। यानी कि गैस सिलेंडर वाला चीज अगर आपके पास है, किरोसिन है, तो उससे आप दूर हट जाएं। चिमनी यानी चिमनी जिससे धुआं निकलता है, अगर उसके आसपास आप हैं तो हट जाएं। कमजोर छत, आप जिस घर के अंदर हैं उसका छत अगर कमजोर है तो आप जल्दी से बाहर निकल जाएं। कमजोर दीवार से दूर हो जाएं, जो दीवार कमजोर है उससे आप दूर हो जाएं। भूकंप में बचने के लिए यही कुछ करना है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये मैग्मा है। मैग्मा ये क्या है? ये नीफे है, यही जमीन को फाड़ते हुए बाहर निकलता है। ये भू प्रपट्टी है, इसी तरह से ये भू प्रपट्टी है और यही प्लेट है, और ये आपस में गतिमान है, एक दूसरे में चलते रहना है। यही कभी कभी एक दूसरे पर चढ़ जाता है, तो कहीं पर्वत, कहीं पठार, तो कहीं समुद्र का निर्माण हो जाता है। खुली जगह या मैदान में जाना चाहिए। बिजली के खंभों, वृक्षों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह उखड़कर आप पर गिर सकता है। जब भूकंप आता है तो आपको क्या करना है? पलंग के नीचे छुपना है, मजबूत टेबल के नीचे छुपना है, या फिर आपको घर से बाहर निकल जाना है। और घर से बाहर अगर आप हैं तो आपको क्या करना है? चिमनी से दूर चले जाना है, कमजोर छत से दूर रहना है, कमजोर दीवार से दूर रहना है, बिजली के खंभों से दूर रहना है, वृक्ष से दूर रहना है। क्यों? क्योंकि ये उखड़ सकते हैं, क्योंकि वो हिल रहे होते हैं, और वो अगर उखड़ के आपके ऊपर गिर जाए तो आपको नुकसान हो जाएगा। भूकंप से बचाव के लिए भवन निर्माण में भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल करना, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स तैयार रखना आदि होता है। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स किसको कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स है कि एक छोटा प्लास्टिक का डब्बा जिसमें आप डिटॉल, पट्टी, बीटाडीन, ये सभी चीज आप रखेंगे, क्योंकि भूकंप जब होता है तो आपको संभलने का अवसर नहीं देती है। तो ऐसे समय में अगर आप अपने घर में कैद हो जाते हैं तो आपके पास अगर ये प्राथमिक चिकित्सा पट्टी होगा तो आपको जो मामूली चोट लगा होगा उसको आप प्राथमिक चिकित्सा करके अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। उसके बाद बचाव दल जब आएगा तभी आपको निकाला जाएगा और तब आप सुरक्षित हॉस्पिटल तक जा पाएंगे। नेक्स्ट क्या है देखिए, लिस्ट है एक बिहार में भूकंप क्षेत्र।
क्या है? भूकंप क्षेत्र नंबर 3 क्या है ये? बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल और गया। भूकंप क्षेत्र 4 पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीवान, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका एवं खगड़िया। भूकंप क्षेत्र 5 सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सहरसा, अररिया, मधेपुरा, किशनगंज एवं दरभंगा। तो ये 3, 4, 5 ये भूकंप के क्षेत्र वाले एरिया हैं जो आपने मैप में देखा था, पढ़ा था। अब पृथ्वी के बल, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी में 2 बल कार्य करते हैं, आंतरिक बल और बाह्य बल। आंतरिक बल से ये भू संरचना होती है और बाह्य बल से पृथ्वी के बाहरी आवरण पे थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। पृथ्वी के 2 बलों को, दोनों अलग अलग बल हैं। एक आंतरिक बल है जो पृथ्वी के अंदर का बल है और एक बाह्य बल है। बाह्य बल में क्या है? अन्नाछादन है। अन्नाछादन को 2 भागों में बांटा गया है। क्या? ऋतुक्षय और अपर्दन। ऋतुक्षय और अपर्दन यानी हवा और बरसात के कारण पृथ्वी के ऊपरी भाग में जो बदलाव होता है वो क्या कहलाता है? बाह्य बल। यानी हवा के घर्षण से, चट्टानों का ऋतु के परिवर्तन से, धूप से, चट्टान का, भूमि का, धूप से जमीन का सूखना और तेज हवाओं के साथ उसके धूल कण का उड़ना और उड़ते 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 उस ऊंचे टीले जमीन का समतल हो जाना और समतल क्षेत्र में जाके उस मिट्टी का फैल जाना और उसको एक मैदानी क्षेत्र बना देना। बरसात में बारिश की पानी के साथ बहुत सारा मिट्टी बालू का बह के एक जगह से दूसरी जगह चला जाना और मैदान का निर्माण करना, ये सभी क्या है? बाह्य बल हैं। और आंतरिक बल से क्या होता है? आंतरिक बल को 2 भागों में बांटा गया है। दीर्घकालीन भूसंचलन यानी लंबे समय तक भूमि का चलते रहना, और आकस्मिक भूसंचलन मतलब अचानक से भूमि का इधर से उधर चल जाना। उससे क्या होता है? दीर्घकालीन भूसंचलन जो होता है उससे महाद्वीपीय निर्माणकारी बल कहते हैं, और दूसरा उसको पर्वत निर्माणकारी बल कहते हैं। या तो वो महाद्वीप का निर्माण करता है या पर्वत का निर्माण करता है। और आकस्मिक भूसंचलन में क्या होता है? ज्वालामुखी होती है, भूकंप होता है और भूस्खलन होता है। ज्वालामुखी किसको कहते हैं? ये जो आप देख रहे हैं, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में, 7 क्लास के फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया है कि सियाल और सीमा और नीफे, सबसे जमीन के अंदर वाला भाग जो है वो क्या है? नीफे है। उसके बाद क्या है? सियाल है। और उसके बाद क्या है? सीमा है। तो ये जो मैग्मा है ये क्या है? नीफे है। और ये सीमा को फाड़ते हुए सियाल से बाहर निकल जाता है। उस क्रम में ये भूकंप के झटके महसूस कराते हैं, ज्वालामुखी निकल जाता है और भूस्खलन होता है। अगर वो बाहर निकलता है तो अपने से बगल वाले जमीन को वो धक्का देते हुए निकलता है, तो अचानक से जमीन नीचे धंस जाता है। तो जिस जगह से जमीन नीचे धंस गया वहां की जमीन खिसक जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? भूस्खलन कहते हैं, यानी जमीन का गिर जाना। अगले दिन अखबार में ये सारी बातें पढ़कर लोगों के मन का भय कुछ कम हुआ, परंतु शंभू के दिमाग में अभी कई प्रश्न उभर रहे थे कि और क्या क्या होता होगा। उसने अपने भूगोल शिक्षक से यह बात पूछी। शिक्षक ने बताया, हमारी पृथ्वी प्लेटों से में विभक्त है। हमने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी क्या है? प्लेटों में विभक्त है। ये जो आप देख रहे हैं इसे भूपट्टी कहते हैं, यही प्लेट है। पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण, ताप यानी गर्मी और दाब यानी दबाव के कारण क्या है? चट्टानें पिघली अवस्था में होती हैं, जिसको मैग्मा कहते हैं। चट्टान क्या होती है? पिघली अवस्था में होती है। और ये कहाँ होती है? ये नीफे में जाके होती है। पृथ्वी का जो ये 3 लेयर मैंने आपको पहला एक्सरसाइज में पढ़ाया है, उसमें जो वो नीफे है वो ये मैग्मा है। यह सदैव गतिशील रहता है, ये चलते रहता है। जहां कहीं भी पृथ्वी की परत कमजोर होती है वहां से यह धरातल के ऊपर धुआं, भाप, राख, आग
गर्म तरल के रूप में निकलता है। ये जो नीफे है, पृथ्वी का जो सबसे अंदर वाला भाग है, वो चलते रहता है और जहां कहीं भी उसको पृथ्वी का कमजोर भाग मिलता है, और ये कमजोर भाग उसको कम मिलता है, जब ये प्रपट्टी, ये प्लेट चलती रहती है तो ये एक दूसरे से करीब और दूर जाती है। उसी समय कहीं पे जमीन कमजोर जहां पे पाया जाता है, वहां पे ये मैग्मा जो है बाहर की ओर धक्का दे देता है, और जब बाहर की ओर धक्का देता है तो वो बाहर निकल जाता है तो उसको ज्वालामुखी कहते हैं। और उसी क्रम में भूकंप के भी झटके महसूस होते हैं और नए नए पहाड़ों के नए नए भू आकृतियों का निर्माण भी हो जाता है। अब देखिए, पृथ्वी के बलों का प्रभाव, पृथ्वी में जो बल लगता है उसके प्रभाव से क्या होता है, अगर पृथ्वी पर दो समान तरफ से बराबर बल लगे तो या तो जमीन ऊपर उठ जाती है या जमीन नीचे धंस जाती है। तो अगर नीचे धंस गई तो भ्रंश घाटी कहलाती है, और अगर ऊपर उठ गई तो भ्रंतोष पर्वत कहलाता है। जो ये आप ये वाला देख रहे हैं, अभी आगे आएंगे इसमें। पर्वत, शिक्षक महोदय ने बताया कि आपने अपने आसपास कई पर्वत देखे होंगे। पर्वत उस श्रेणी या उच्च भाग को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और जिसका शिखर क्षेत्र संकुचित हो। क्या पर्वत किसको कहते हैं? जिसका ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और उसका शिखर यानी ऊपरी भाग संकुचित हो यानी नुकीला हो, वही हमारा पर्वत कहलाएगा। शेष सब पर्वत नहीं कहलाएगा, वो पठार कहला जाएगा। ये पर्वत भी कई प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, संचयन पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। वलित पर्वत दो विपरीत दिशाओं से जब एक ही केंद्र पर बल लगता है तो उसे संपीड़न बल कहा जाता है। इसे पर्वत निर्माणकारी बल भी कहा जाता है, जिससे वलित या मोड़दार पर्वत बनते हैं। पृथ्वी का जो बल था उसमें जो दीर्घ संचलन वाला बल था, उसमें ये क्या था, एक पर्वत निर्माणकारी बल। कहाँ से बनता है? उसी से बनता है, आंतरिक बल से। भ्रंशोत्थ पर्वत, जब भूतल के किसी क्षेत्र में समानांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है तो उसे भ्रंशोत्थ या ब्लैक पर्वत कहते हैं। जैसे यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत। ये जो भ्रंशोत्थ पर्वत है, इसको ये क्या है, दो समान दिशाओं से इस पे बल लगा और ये जमीन का जो भाग था ये ऊपर उठ गया, और इसमें आप दो समान बल लगा और ये भाग नीचे धंस गया। अब ये संचयन पर्वत, ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा या अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं तथा जब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, इन्हें संचयन पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी जो निकला वो जब निकल के या तो बाहर निकल जाता है या फिर अंदर जमीन के अंदर ही रह के अगर उसका ताकत कमजोर हो गया, वो बाहर नहीं निकल पाया, तो धीरे धीरे वो ठंडा होता है। इससे पहले चैप्टर 2 में हम लोग इस चीज को पढ़ चुके हैं, जिसमें चट्टान और खनिज का जो चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़े हैं। तो क्या होता है, जम जाते हैं तब ये पर्वत का रूप ले लेते हैं। इन्हें संचयन पर्वत या ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे जापान का फ्यूजियामा, अफ्रीका का किलिमंजारो इत्यादि। अवशिष्ट पर्वत किसको कहते हैं? अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते रहते हैं। ये अपर्दित भूभाग अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं, जैसे अरावली का पर्वत, पारसनाथ की पहाड़ी। अब ये अपर्दन, इससे पहले अभी हम लोग क्या पढ़े थे? अन्नाछादन। अन्नाछादन से क्या निकला था? ऋतुक्षय और अपर्दन। तो ऋतुक्षय और अपर्दन क्या है कि मतलब पहाड़ों में धूप का लगना, हवा का लगना और धीरे धीरे पहाड़ के परत का टूटना और हवा के साथ उसका बहना और उसके आकार में परिवर्तन आ जाना, वो क्या कहलाता है? वो अवशिष्ट पर्वत कहलाता है, जिसका उदाहरण है अरावली का पर्वत और पारसनाथ की पहाड़ी।
पाठार। शंभू ने पूछा, क्या ऊंचे नजर आने वाले स्थान पर्वत हैं? शिक्षक ने कहा, नहीं, धरातल में वैसी आकृति भी हैं जो समुद्र तल या समीपवर्ती धरातल से एकदम से ऊंचा प्रतीत होता है। यह प्रायः खड़ी ढाल वाला होता है। इसकी ऊपरी सतह काफी विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है। इसे ही पठार कहते हैं। ऊंचा, हर कोई ऊंचा दिखने वाला क्षेत्र जो है वो क्या है? वो पर्वत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पर्वत होने के लिए उसके ऊपरी भाग का नुकीला होना जरूरी है। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। कभी कभी पठार के ऊपर छोटी छोटी पहाड़ियां भी पाई जाती हैं। इसके भी कई प्रकार हैं। महाद्वीपीय पठार, सिल्ट पठार, हिमनदीय निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, जो भी होगा वो आप देख लेंगे। अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार, ये सभी नाम हैं। किसका नाम है? पर्वत पठार जो है, उस पठार पे जो छोटे छोटे पहाड़ियां होते हैं उनका ये नाम है। अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपद पठार, छोटा नागपुर का पठार एक प्रसिद्ध पठार है। अब देखिए मैदान के बारे में है। शिक्षक ने शंभू से पूछा, अच्छा बताओ, क्या तुम्हें कोई ऐसा क्षेत्र नजर आता है जहां आमतौर पर सामान्य ढाल या प्रायः समतल भूमि हो? शंभू ने सोचते हुए जवाब दिया, महाशय, है अपना बिहार। शिक्षक ने हंसते हुए कहा, हाँ, यह गंगा का मैदान है। यहाँ सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र मैदान कहलाते हैं। ये समुद्र तल से ऊंचे या नीचे भी हो सकते हैं। ये प्रायः एक ही प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत स्थानीय अंतर होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते समुद्र तल बढ़ रहा है, जिसके कारण कुछ मैदान समुद्र तल के नीचे रह जाते हैं। शंभू ने कहा, तब तो पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शिक्षक ने कहा, बिल्कुल सही, और उन्होंने मुस्कुराते हुए शंभू की पीठ थपथपा दी। तो क्या हुआ? बिहार हमारा क्या है? ये हमारा मैदानी भाग है। यहाँ पे पठार नहीं है, बहुत कम है, बहुत अधिक मैदानी भाग है। पठार कब था? जब झारखंड हमारे साथ था, तो पठारी भूमि थी, पहाड़ी भूमि थी। लेकिन अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। कैसे पठार बनता है, कैसे पहाड़ बनता है, ये आज के क्लास में आप लोगों ने सीख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देंगे। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है, AMS स्पोकन गुरु के नाम से। उस पर आप 7 क्लास का इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, और ट्रांसलेशन भी सीख सकते हैं, और ग्रामर भी सीख सकते हैं। और अगर आप ट्रांसलेशन का लिखित रूप देखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक वेबसाइट है www.amsspokenguru.com। आप इसको गूगल के सर्च बार में सर्च करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहाँ से आप लिखित रूप में ट्रांसलेशन को पढ़ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। तो मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में।